हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 8 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइफ मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 से रिलेटेड ये कुछ टॉपिक्स हैं, फिर पेपर 2 के और फिर ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड इसी नाम से, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से ही टेलीग्राम का एक चैनल भी है, जिसको आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो मुझे मेरे नाम को सर्च करके, कमलाक्ष झा को सर्च करके फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है वो है शतरुंजी और भादर डैम के बारे में। तो गाइज, अभी एट प्रेजेंट बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण, हैवी रेन्स के कारण ये डैम जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये डैम कहां पर लोकेटेड है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये डैम जो है गाइज, ये गुजरात के सौराष्ट्र जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, ये देखो आप ये वाला गुजरात का मैप में ये सौराष्ट्र रीजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस जगह पर ये डैम जो है वो लोकेटेड है। तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, इसकी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहां पर ये दो लार्जेस्ट रिजर्वायर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जलाशय सबसे बड़े बताया जाता है, सबसे बड़े जलाशय हैं ये सौराष्ट्र रीजन के गुजरात के अंदर। और ये दो जो डैम है ये शतरुंजी और भादर नदियों पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये नदियों का जो फ्लो है, जो दिशा नदियों की हम लोग को देखने को मिलती है वो अपोजिट डायरेक्शन की है, यानी कि दोनों नदी जो है वो विपरीत दिशा में जो है वो बहती हैं। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। और इसका जो कैचमेंट एरिया है इन डैम का वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ये दोनों डैम का अलग अलग कैचमेंट एरिया है, जल ग्रहण क्षेत्र जो है उनका अलग अलग बताया जा रहा है। और सरदार सरोवर डैम जो है, जिसको नर्मदा डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात का सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर है, सबसे बड़ा जलाशय ये इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में एक जनरल जानकारी, एक आइडिया जो है वो आप लोग को होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो गाइस, अभी 5 सितंबर अभी गया है, आप जानते हैं टीचर्स डे मनाया जाता है इस दिन। तो इस दिन जो है वो राधा कृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिलती है, जयंती जो है वो इनकी हम लोग को देखने को मिलती है इसी अवसर के दिन। और इसी दिन जो है वो टीचर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, तमिलनाडु के अंदर थिरुथानी में इनका जो है वो जन्म हुआ था। एंड इंडिया के ये पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे राष्ट्रपति, दूसरे प्रेसिडेंट है ये। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इनकी फिलॉसफी और लिटरेरी वर्क की बात करें तो इनकी एक किताब है जिसका नाम है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इस बुक ने ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया, वैश्विक ध्यान जो है वो आकर्षित किया, क्योंकि इस बुक के चलते इंडियन फिलॉसफी जो है उसके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज को जो है, या वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं उनको पता लगना शुरू हुआ। तो ये बुक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज में स्पेशली। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि ये किताब जो है वो किसकी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। और इनकी जो फिलॉसफी है गाइस, तो ये अद्वैत वेदांत के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हिंदुइज्म की बहुत क्रिटिसिज्म किया करते थे, आलोचनाएं किया करते थे हिंदू धर्म की, हिंदुइज्म की। और उनको क्योंकि इसके बारे में पता नहीं था, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, तो इन्होंने क्या किया, जो ये आलोचनाएं हो रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उन आलोचनाओं के अगेंस्ट जो है वो इन्होंने बात करना शुरू करी अपनी किताबों के थ्रू, अपने कामों के थ्रू। और ये जो आलोचनाएं हो रही थी उसको जो है वो उसका बचाव किया और एक अलग आइडेंटिटी जो है वो हिंदू को प्रोवाइड कराई। तो ये भी इनके एक इंपॉर्टेंट काम में एक हम लोग को देखने को मिलता है। और इनके दूसरे वर्क की बात करें तो इंडियन फिलॉसफी 1923 से लेकर 1927 के पीरियड में ये देखने को मिला था। फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स,
ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन, तो ये इनके कुछ काम है, इनकी रचनाएं, ये कुछ हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके बारे में एक जनरल आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। और इनके अवार्ड्स के बारे में बात करें, इनके सम्मान के बारे में बात करें, तो भारत रत्न इनको 1954 में मिला था, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। 1931 में नाइटहुड, ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट 1963, वहां पर इनको मेंबरशिप दी गई थी। यूनेस्को के ये चेयरमैन थे, यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 1948 में। और हेल्पेज इंडिया, आपने बचपन में हेल्पेज इंडिया के थ्रू जो है वो स्कूल वगैरह में आप गए होंगे, तो उसमें हेल्पेज इंडिया के थ्रू जो है वो कहा जाता है चंदा कलेक्ट करने के लिए, अच्छा चंदा इकट्ठा करने के लिए। आपको याद आ रहा होगा, शायद हुआ होगा आपके स्कूल में, तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। तो मेरे स्कूल में हुआ था, हेल्पेज इंडिया के तहत जो है वो चंदा हर साल जो है वो चंदा इकट्ठा करने के लिए दिया जाता था फॉर्म, कि आप जो है वो कुछ इकट्ठा करके लेके आओ, यानी कि डोनेशन जो है वो कलेक्ट करके लेके आओ। फिर वो मेडल्स वगैरह मिलते थे जिसने ज्यादा डोनेशन जो है वो कलेक्ट किया, उस हिसाब से, और सर्टिफिकेट तो सभी को मिलते ही थे। तो हेल्पेज इंडिया जो है गाइस, इसके ये वन ऑफ द फाउंडर थे। और ये एक एनजीओ हम लोग को देखने को मिलता है जो कि एल्डरली अनप्रिविलेज जो लोग इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो वृद्ध लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो जिनको जो वृद्धाश्रम वगैरह में रहते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये फाउंडेशन जो है वो तैयार किया गया था। और उसके राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी वन ऑफ द फाउंडर थे, संस्थापकों में से एक थे। ये कृष्ण अर्पण चैरिटी ट्रस्ट का भी फाउंडेशन इनके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इस फाउंडेशन में घनश्याम दास बिरला और भी काफी सारे सोशल वर्कर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की चेयरशिप या फिर मेंबरशिप जो है वो हासिल करने वाले ये पहले इंडियन हम लोग को देखने को मिले थे। ये प्रोफेसर थे ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स के 1936 से लेकर 1952 के पीरियड में। और साथ ही साथ 1930 में इनको अपॉइंट किया गया था हैस्केल लेक्चरर कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर, यानी कि कंपैरेटिव रिलीजन पर ये लेक्चरर थे। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हम लोग को देखने को मिले थे। तो इसलिए तो ये जो है वो टीचर्स थे, इसीलिए इनके नाम पर जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि काफी शानदार जो थे ये टीचर थे। एक टीचर की काफी बेहतरीन जो है भूमिका इनने निभाई थी और काफी सारे अवार्ड्स वगैरह मिले थे। और इंडिया के अंदर हमने बात ही करी कि इंडिया के अंदर हिंदुइज्म को डिफेंड करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इनकी जो फिलोसफिकल बुक जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके थ्रू, राइट, काफी सारी जो इनके काम वगैरह, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं कि ये फलाना बुक जो है वो ये काम जो है वो किसका है, या फिर स्टेटमेंट में आ जाते हैं कि इनको जो है वो पहचानिए, यानी कि मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखा रहता है क्वेश्चन में कि ये फलाना व्यक्ति है और ये पर्सनालिटी है और ये कौन है, इनके बारे में बताइए, यानी कि 4-5 ऑप्शंस लिखे रहते हैं अलग अलग पर्सनालिटीज के। तो ये पूरी जानकारी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई ये सफिशियंट है। इन्हीं में से जो है वो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके बाहर का और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब यहां पर बात हो रही है यनोमानी के बारे में। क्वेश्चन यही बनेगा कि यनोमानी क्या है, तो आपको बताना होना चाहिए कि ये ट्राइबल ग्रुप हम लोग को देखने को मिलती है, जो रेन फॉरेस्ट और माउंटेन्स के इलाके में रहती हैं, नॉर्थ ब्राजील और सदर्न वेनेजुएला में। अभी आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, तुरंत आपके दीवार में जो मैप लगा होगा ना, बड़ा वाला वर्ल्ड मैप, वहां पर जाके खड़े हो जाओ और ब्राजील और वेनेजुएला की तरफ देखो कि कहां पर मैप में ब्राजील और वेनेजुएला लोकेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये मैप की प्रैक्टिस जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। और आपके घर में जहां पे आप पढ़ते हो दीवार पर मैप जो है वो लगा होना चाहिए, बड़ा वाला, एक इंडिया का और एक वर्ल्ड मैप का। तो रेगुलर स्टूडेंट्स को मैं बता ही चुका हूं, जो अभी अभी जुड़े हैं, उन्होंने अगर अपने दीवार पे ये मैप नहीं लगाया तो कल ही जाके खरीद के ले आना और लगा लेना। चलो आगे की बात करें तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्राजील और सदर्न वेनेजुएला में रहने वाले ये ट्राइबल ग्रुप हम लोग को देखने को मिलते हैं, यनोमानी। और सर्वाइवल इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये चीज बताई गई है कि ये लार्जेस्ट रिलेटिवली आइसोलेटेड ट्राइब हम लोग को साउथ अमेरिका की देखने को मिलती है। मतलब जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले, आपको याद रहा होगा, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था अंडमान एंड निकोबार के अंदर। तो अंडमान की कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, राइट, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, याद आ रहा है? इसमें हमने सेंटिनल के बारे में भी डिस्कस किया था, सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, याद आ रहा है? तो वो अलग रहते हैं, आइसोलेटेड, यानी कि पूरी दुनियादारी जो है उससे अलग जो है वो रहते हैं। तो वैसे ही है ये भी यनोमानी, तो ये भी जो है वो आइसोलेटेड रहते हैं, अलग रहते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक बड़े से घर में रहते हैं, यानी कि इनका जो घर जो होता है वो सर्कुलर होता है और काफी बड़ा टाइप का होता है, जिसको यानोस या फिर शबोनोस के नाम से जो है वो जाना जाता है। और यहाँ पर 400 लोग जो है वो इसमें रहते हैं। तो आप दिखा देता हूं मैं आपको फोटो, देखो इस टाइप का रहता है इनका, ऐसा कुछ सर्कुलर तरीके से ये इस प्रकार की बना लेते हैं ये लोग। और ये एक ही, यानी कि इसी में 400 के आसपास जो है वो लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा ये रहता है इस प्रकार का। तो और ये कॉमन घर रहता है इनका सभी का, एक साथ जो है वो मिलकर रहते हैं। और इनके कस्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो जो भी शिकारी जो होता है
तो वो अगर शिकार करता है तो वो उस शिकार के मांस को जो है वो नहीं खाएगा। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। शिकारी जो है वो अपने खुद के द्वारा शिकार किए गए जो भी शिकार करता है वो, तो उसके मांस को नहीं खाएगा, यानी कि वो खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला सकता है। तो ये इनके कस्टम्स में आता है। और इसके अलावा ये सभी लोग जो है वो इक्वल एक दूसरे को मानते हैं। यहाँ पर कोई भी इनका कोई राजा नहीं है, कोई भी चीफ नहीं है, यानी क्योंकि प्रमुख नहीं होता इनका, सभी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और कंसेंसस के आधार पर, यानी कि आपस में जो है वो वोटिंग वगैरह करके जो है वो कोई भी डिसीजन पर ये जो है वो निकल के आते हैं। पहले तो बहुत लंबा चौड़ा इनका डिस्कशन होता है, डिबेट्स होता है किसी भी मुद्दे के ऊपर, फिर जो है वो फाइनली वोटिंग के आधार पर जो है ये फाइनल डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब जो भी इनका डिसीजन होता है, जो भी चीज पर चर्चा हो रही होती है, राइट। तो देखो इक्वालिटी इनमें हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये इनकी एक क्वालिटी है। तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ट्रैवल ग्रुप जो है वो न्यूज में है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। और वर्ल्ड वाला है तो डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया की ट्रैवल ग्रुप के बारे में तो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, और वर्ल्ड के इक्के दुक्के कभी कभी आते हैं, तो उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, जो कि अक्सर सिविल सर्विसेज में जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो देखिए गाइस, जिस क्षेत्र पर ये रहते हैं वहां पर सोना होता है, यानी कि वहां पर सोना है, राइट। तो सोने की खदान वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इलीगल गोल्ड माइनर्स जो होते हैं, जो इलीगल तरीके से ये गोल्ड माइनिंग करते हैं, तो वो लोग जो है वो इनको आते हैं, मारते हैं, और जो है वो बहुत बुरा बर्ताव जो है वो इनके साथ किया जाता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पर, और ये 1980 से लगातार जो है वो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है ये फेस कर रहा है। और इनका मानना ये है कि गोल्ड जो इलीगली माइन किया जाता है, यानी कि जो इलीगली गोल्ड यहां से निकाला जाता है यनोमानी जमीन से, यनोमानी लैंड से, तो वो 2018 से इंडिया जो है वो पहुंचाया जा रहा है। और अभी इन्होंने जो है गाइस रिक्वेस्ट करी है इंडियन गवर्नमेंट से कि यहां पे, यानी कि यहां से आने वाला, यनोमानी लैंड से आने वाला जो गोल्ड है वो परचेज ना करें, खरीदे नहीं, और इसको जो है वो रोकें इस तरीके, क्योंकि यहां पर जो इलीगल गोल्ड माइनर्स है वो बेसिकली इन लोगों को काफी जो है वो प्रताड़ित करते हैं, यानी कि एक्सप्लॉइट करते हैं, मारते पीटते हैं, और इस प्रकार की चीजें यहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो इसके बारे में एक जनरल बस आपको आइडिया होना चाहिए। और बाकी ब्लड गोल्ड जो है वो इन्होंने कहा है, यानी कि जो ये गोल्ड यहां से इस जगह से इंडिया आ रहा है, तो उस गोल्ड को ब्लड गोल्ड कहा है, क्योंकि इनको मार पीट के जो है वो गोल्ड जो है वो निकाला जाता है, यानी कि इनको मार के वहां पे काम पे लगाया जाता है कि निकालो, और इस तरीके की चीजें होती है यहाँ पर। जो इलीगल गोल्ड माइनर्स है वो ऐसी हरकतें करते हैं, राइट। तो इसके बारे में बस एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है न्यूज में कि ये ब्लड गोल्ड अभी न्यूज में था, मतलब किससे एसोसिएटेड है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यनोमानी से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए इन जनरल। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे आज। अब नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पेपर 2 से रिलेटेड न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर 17th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, और इंडिया और वियतनाम दोनों ने इसको हेड किया है। को शेयर्ड कंट्रीज ही हम लोग को इंडिया वियतनाम देखने को मिली है। और कल भी अपन ने ईस्ट एशिया समिट के बारे में डिस्कशन किया था, आपको याद आ रहा होगा, वो भी इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी। तो ये भी इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की मीटिंग है। तो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की अगर मीटिंग है तो यहाँ पर किस चीज के बारे में चर्चा होगी, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के बारे में चर्चा होगी। अभी कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिला है उसको रिड्यूस करने के ऊपर चर्चा होगी, कि कोरोना वायरस के समय पर जो जो पूरी दुनिया भर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं तो उसको ओवरकम कैसे करना है, तो इस पर चर्चा होगी। तो ये कॉमन चीजें हैं जिसके बारे में तो टॉपिक को देखते सही थी जो है वो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, राइट। कि अगर ये मीटिंग जो है वो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की है तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमी के बारे में यहां पर चर्चा होने वाली है। तो ये मीटिंग को अटेंड किया है 10 के 10 आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज के ट्रेड मिनिस्टर्स के द्वारा। और यहां पर डिस्कशन जो हुए हैं उसमें कमिटमेंट्स हम लोग को ये देखने को मिलेंगे कि सभी कंट्रीज जो है वो कलेक्टिवली एक्शंस लेंगी कि कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिला है इकोनॉमी के ऊपर, तो उसको जो है वो रिड्यूस किया जा सके। तो सभी की सभी मिलकर इसी पर जो है वो काम करेंगी, राइट। और इंश्योर किया जाएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे, और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहे, जिससे कि एसेंशियल जो गुड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उसका सप्लाई जो है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसे कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स में मेडिसिन आ जाती है, तो कल भी मैंने आपको इसी चीज के बारे में बताया था कि इन सब जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है उनका सप्लाई जो है वो नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी कंट्री को एसेंशियल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको एसेंशियल प्रोडक्ट्स, एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो मिलनी चाहिए, राइट। और यहां पर एक रिपोर्ट है आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, तो वो रिपोर्ट भी जो है वो प्रस्तुत की गई। रिकमेंड किया गया कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाएगा, और डिस्कशन इसके रिव्यू के ऊपर भी हम लोग को यहां पर देखने को मिले हैं। तो इसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। और आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल है क्या, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत हुई है। तो 2003 में जो है ये सेटअप की गई थी, और ये प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स का एक सिंगल प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। इंडिया और आसियान कंट्रीज के जो प्राइवेट सेक्टर की जो
जो लोग हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर से जो बिजनेस टाइकून्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है ये दिया जाता है। ये सभी कंट्रीज के जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस टाइकून्स यहां पर आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि कैसे जो है वो आपस में वेरियस बिजनेस नेटवर्क जो है उसको कैसे शेयर करें, आइडियाज जो है वो कैसे शेयर करें। तो अपने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने अपने बिजनेस आइडियाज हैं, वो आपस में शेयर करते हैं और कोलैबोरेशन करते हैं, राइट। तो उसको लेकर ये हम लोग को फोरम टाइप का एक देखने को मिलता है, राइट। प्राइवेट सेक्टर आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, प्राइवेट सेक्टर का ये फोरम है जहां पर आसियान कंट्री और इंडिया के प्राइवेट सेक्टर प्लेयर जो है वो यहां पर मौजूद होते हैं। और AITIGA की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। AITIGA के बारे में अभी अपन ने बात करी कि इस चीज को रिव्यू करने के ऊपर चर्चा हो रही है। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, तो नाम से समझ में आ रहा है कि आसियान कंट्री और इंडिया के बीच में सामान को लेकर यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ट्रेड की यहां पर बात हो रही है, राइट। कंट्रीज के आप बीच में जो है वो ट्रेड होगा। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है आसियान कंट्रीज और इंडिया के बीच में। ये लागू हुआ था 2010 में। और आसियान कंट्रीज के मेंबर्स कौन से? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आपको मैप के पास अगेन फिर से जाना है और यही वाली सेम प्रैक्टिस करनी है कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आप लोकेट करें मैप के अंदर, राइट। क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ये आसियान कंट्रीज को चूज करके बताइए कि कौन से इन ऑप्शन में से मेंबर जो है वो आसियान कंट्रीज के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो एग्जैक्टली आपको पूरे मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स वगैरह भी आती हैं। अगर आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह पता है इन नेम्स को याद रखने की तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर सकते हैं या फिर अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है वो हेल्प मिल सके। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बात करते हैं। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का प्रपोजल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस और ट्रेड टेंशन जो हम लोग को अभी एट प्रेजेंट चाइना और यूएसए के बीच में देखने को मिल रही है। चाइना और यूएसए के बीच में तो हालांकि ट्रेड वॉर जो है वो पिछले 2 या 3 सालों से लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब 3 साल पहले जो है वो इसकी शुरुआत तो हो ही गई थी, बट एकदम से पीक पर जो ये आ गया ये पिछले 2 साल 2018 और 19 में हम लोग को देखने को मिल गया था, चाइना और यूएसए के बीच का ट्रेड वॉर, राइट। तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा, दोनों कंट्रीज जो है वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंक्रीज कर रही थी, प्रोडक्ट्स को जो है वो महंगा कर रही थी, राइट। तो जिसके चलते अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिनिश प्रोडक्ट भी महंगा ही होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 2 कंट्रीज जो हैं ये एक दूसरे को कुछ कुछ रॉ मटेरियल जो है वो भेजती हैं, राइट। जैसे कि चाइना क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अगर यूएसए में जाता है, काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि यूएसए के अंदर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एप्पल का आईफोन आप सभी लोग जानते हैं कहां का है, यूएसए का है। अब अगर ये इसके आईफोन के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं अगर वो चाइना में जाते हैं, क्योंकि आपने देखा हुआ आईफोन के पीछे लिखा रहता है, एप्पल के प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा रहता है असेंबल्ड इन चाइना, मेड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। कई बार आप देखते होंगे अगर नोटिस करते होंगे ये सब चीजें तो, और अगर नहीं करते तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको नोटिस भी करनी है। कई बार जनरल अवेयरनेस में काफी हेल्पफुल हो जाती है ये, राइट। जिससे कि आप पता लगता है कि आप कितने अवेयर्ड हो चीजों को लेकर। अगर आप कोई प्रोडक्ट आपके हाथ में आपके रखते हो तो वो क्या है, कैसा है, तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये भी एक अवेयरनेस की चीज होती है। हालांकि बट अभी नहीं करना है आपको, अभी तो सिर्फ प्रिपरेशन करो सिविल सर्विसेज की, बाकी वो अवेयरनेस बाद में डेवलप करना या फिर फ्री टाइम में करते रहना। तो हमने क्या बात करी, जैसे कि एप्पल का प्रोडक्ट जब चाइना के अंदर एंटर होगा और अगर चाइना ने प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो रेज कर दी है, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट एंटर होगा तो उसको हाई कस्टम ड्यूटी जो है वो पे करनी होगी, राइट, एंटर होने के लिए। और हाई कस्टम ड्यूटी जब पे होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो भी राइज हो जाएगा। अब ऐसे अगर रॉ मटेरियल्स के प्राइस जब राइज होंगे तो जो फिनिश गुड्स जो बनेगा, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, और आप जानते हैं कि ये दो कंट्रीज हैं, यहां से प्रोडक्ट जो होते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है जब रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाएगा तो जो एक्सपोर्टेड जो प्रोडक्ट होगा, फिनिश जो गुड होगा वो भी महंगा रहेगा, राइट। तो इसके चलते अल्टीमेटली तो जो दूसरी कंट्रीज है उनको काफी नुकसान हो रहा था। तो यही चीज यहां पर बताई गई है कि ऑटोमेटिकली पहले ट्रेड वॉर के चलते और आज की डेट में कोरोना वायरस के चलते सप्लाई चेन जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। तो जापान ने ये प्रपोजल रखा है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का। ये एक ट्राइलेटरल अप्रोच हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच की, राइट। तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर फोकस कर रही हैं कि ये जो डिपेंडेंसी हम लोग को चाइना के ऊपर देखने को मिलती है एट प्रेजेंट, राइट, तो उसको रिड्यूस किया जाए। आप कैसी डिपेंडेंसी, आप जानते हैं कि चाइना जो है वो काफी सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, राइट, और उससे जो है वो काफी सारी कंट्रीज प्रोडक्ट्स को परचेज करती हैं। तो ये 3 कंट्री जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये मिलकर क्या प्लान कर रही है कि ये तीनों कंट्री जो है वो मिलकर चाइना की डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? तीनों मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेंगी, सप्लाई के ऊपर फोकस करेंगे, तीनों मिलकर जो है वो वेरियस मतलब इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है वो वेरियस प्रोडक्ट जो है वो खुद ब खुद जो है वो डेवलप करेंगी, राइट, जिससे कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म किया जा सके।
समझ पा रहे हो बातों? तो ये चीज है, इसका मेन फोकस ये है। और आप जानते हो कि आज की डेट में ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल ग्रुप भी इन्हीं सब चीजों, कल हमने बात करी थी क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के बारे में, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड कंट्रीज के बारे में बात करी थी, उसमें यूएसए भी इन्वॉल्व था। इसमें भी हमने यही चर्चा करी थी कि इस क्षेत्र पर चाइना को जो है वो करना है, मतलब आइसोलेट करना है, अलग करना है। तो यहां पर ये भी है, तीनों कंट्री जो है वो मिलकर जापान ऑस्ट्रेलिया जापान ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ये तीनों कंट्री मिलकर जो है वो चाइना को आइसोलेट करने के ऊपर फोकस कर रही है, चाइना को जो है वो अलग किया जाए, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो खत्म की जाए, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो इंडिविजुअल कंपनी और इकोनॉमीज के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि चाइना के अंदर जो पॉलिटिकल बिहेवियर और सप्लाई चेन का डिसरप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। कई बार चाइना ये भी करती है कि उसकी जो फ्रेंडली कंट्री होती है उसको तो अच्छा जो है फायदा देती है, अलाइड कंट्री होती है। एसेंशियल प्रोडक्ट्स की भी यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर चाइना ये भी करती है कि जो उसकी फ्रेंडली कंट्री है, यानी कि फ्रेंड कंट्री है, उसको तो अच्छे एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो दे देगी, बट दूसरी कंट्री के अंदर या तो डंपिंग कर देगी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि चाइना की हरकतें आप जानते हो, ये पॉलिटिकल बिहेवियर की जो बात हो रही है, सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंटी डंपिंग अप्रोच भी दिमाग में रखते हुए आपका आंसर लिखना है। क्योंकि चाइना क्या करती है, आपने देखा हो कई बार चाइना दूसरी कंट्री के जो प्राइस है उसको हैम्पर करने के लिए वहां पर प्रोडक्ट्स का फ्लो जो है वो बढ़ा देती है, राइट, यानी कि सस्ते रेट वाले प्रोडक्ट जो है वो वहां पर डंप कर देती है। जैसे कि इंडिया के मार्केट की बात करें, इंडिया के मार्केट की हालत क्यों खराब हुई? चाइनीज प्रोडक्ट के कारण खराब हुई, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट जो है वो लोग परचेज नहीं कर रहे थे। द रीजन बीइंग इज चाइनीज प्रोडक्ट काफी सस्ते रेट में मिल रहे थे लोगों को, राइट। तो ये चाइना ने जानबूझकर ऐसी हरकतें इसलिए भी करता है कि सामने वाली कंट्री का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खराब हो जाए। अब आप बोलोगे सर फिर हम लोग एकदम से बैन क्यों नहीं कर सकते चाइनीज प्रोडक्ट को? देखो कर सकते हैं, बट क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस को भी अपनाना पड़ता है, राइट। तो ये वाला अप्रोच भी जो है आपके आंसर में होना चाहिए कि हम लोग जो है वो कंप्लीटली किसी कंट्री के प्रोडक्ट जो है उसको टोटली बैन नहीं कर सकते, बट हाँ एंटी डंपिंग ड्यूटीज उसके ऊपर लगा सकते हैं। उसको उसकी एंटी डंपिंग ड्यूटी जब लगाई जाती है तो उस पर एक वैलिड जो है वो रिप्लाई जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो हमारे लिए रेडी होना चाहिए, यानी कि क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके बारे में चर्चा उठाएगी अगर कभी भी एंटी डंपिंग ड्यूटी जब लगाई जाती है किसी कंट्री के ऊपर, राइट, कि उस कंट्री से जो सामान आएगा वो सामान के ऊपर जो है वो हाई ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है। तो इस पर जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछे तो उस पर हमारा जो रिप्लाई होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, तो ये भी रेडी जो है वो रखना है। तो इस तरीके की अप्रोच जो है वो आपके आंसर में भी होनी चाहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की होनी चाहिए किसी टॉपिक को लेकर, राइट। जैसे कि ये जो टॉपिक अपन ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि चाइना को हम लोग को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दें, और वो टोटली बैन भी पॉसिबल नहीं है। द रीजन बीइंग इज कि WTO के नॉर्म्स को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इस प्रकार से जब आपको चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये कंट्री जो है वो तीनों कंट्री मिलकर वेरियस इनिशिएटिव इस प्रकार के लेंगी कि इन तीनों कंट्रीज के पास जो है वो MNC जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो, राइट, जिससे कि MNC जो है वो इन कंट्रीज के अंदर, तीनों कंट्रीज के अंदर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करें, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया के अंदर, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा म्यूचुअली जो है वो अपने रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर करें, ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक प्लान पर जो है वो काम करें जिससे कि एसेंशियल सप्लाई चेन नेटवर्क जो है वो बिल्डअप हो सके, बन सके, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। होपफुली आपको ये वाली चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस न्यूज की बात करें तो हमारे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज करी है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। जो भारत के जो युवा बच्चे हैं उनकी स्थिति के बारे में यहां पर इस रिपोर्ट में पता लगेगा। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस इंडिया के अंदर बच्चे फेस कर रहे हैं उसकी यहां पर जानकारी है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर है ये पूरी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है मोबाइल क्रैश के द्वारा। अब देखो ये क्रैश जो होता है ना, ये झूला घर होता है। बेसिकली क्रैश का एग्जैक्टली मतलब जो होता है वो झूला घर होता है। जो किंडर गार्डन वगैरह नहीं होते तो उसको हम लोग झूला घर बोलते हैं। जैसे किंडर गार्डन हो गए जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो पूरे दिन भर जो है डे बोर्डिंग जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों की रहती है। तो ये मोबाइल क्रैश है और इसके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया। हालांकि ये क्रैश का मतलब जो होता है वो झूला घर होता है, बट ये जो मोबाइल क्रैश जो है ये एक पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है अंडर प्रिविलेजेस बच्चों के लिए, राइट। यानी कि जो बच्चे जो होते हैं जिनकी देखभाल करने वाले जो कोई नहीं होते, तो ऐसे बच्चों के लिए काम करने वाली जो बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मोबाइल क्रैश हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और 159 मिलियन बच्चों में से जिनकी उम्र 6 साल से कम की हम लोग को देखने को मिल रही है, उनमें से 21% जो बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड है। अंडर नरिश्ड यानी कि कुपोषित बच्चे हैं। 36% बच्चों का वजन कम है और 38% बच्चे जो है उनको इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं मिला है। इम्यूनाइजेशन यानी कि उनको टीका नहीं लगा है। वेरियस
जो वैक्सीन है उनको नहीं लगाई गई हैं। तो ये इस रिपोर्ट ने बताया, ये इस रिपोर्ट ने जो है वो कमियां यहां पर बताई। इसके अलावा बताया जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है गाइस कि अगर बच्चे की अगर हेल्थ जो है वो इनिशियल पीरियड में अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट और उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो काफी अच्छा होगा, ग्रो करेगा। एंड जब कोई बच्चा जब हेल्दी रहता है या रहती है कोई बच्ची हेल्दी, तब ऑब्वियस सी बात है कि इन फ्यूचर जो होगा वो इकोनॉमी के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि एक हेल्दी बच्चे जो होते हैं वो आगे जब बढ़ेंगे तो उनको जो है वो जॉब मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो खुद के इंडिविजुअली भी तो वो अपना खुद का खर्चा उठाएंगे, अपने घर का भी उठाएंगे और कंट्री लेवल पर भी इकोनॉमी को भी जो है वो बूस्ट करने का काम करेंगे, राइट। तो ये चीज यहां पर सेकंड पॉइंट पे बताई गई है। और टॉप परफॉर्मर कौन सी स्टेट्स हैं, तो केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु। यहां पर बच्चे जो हैं उनका मतलब यानी कि 6 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो काफी अच्छा है। और जो कुछ स्टेट्स हैं जहां पर नेशनल एवरेज से कम हम लोग को जो चीज देखने को मिल रही है यानी कि बच्चों में ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो आसाम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो बताया जा रहा है, राइट। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहां पर बात हो रही है पोषण अभियान के बारे में। तो देखिएगा इस सितंबर का जो पूरा महीना होता है वो पोषण माह के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन पूरे महीने कुछ ना कुछ जो है वो एक्टिविटी हो रही होती है जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। तो न्यूट्रिशन मंथ जो है वो ये हर साल ऑब्जर्व किया जा रहा है 2018 से। पोषण अभियान के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर एग्रीकल्चरल फंड ऑफ इंडिया जो है वो क्रिएट किया गया है। यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो पता लगती है, यानी कि लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फीड की जाती है कि हमारी कंट्री में कौन से क्रॉप जो है वो किस किस जगह पर जो है वो उगाए जा रहे हैं, यानी कि कौन सी फसल जो है वो किस किस जगह पर उगाई जा रही है, राइट। तो उसकी पूरी जानकारी होती है। और फसलों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी कि क्रॉप्स की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है, राइट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर होती है। और पूरे महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है, जैसे कि एंटी नेटाल केयर से रिलेटेड, ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, एनीमिया से रिलेटेड, बच्चियों की एजुकेशन से रिलेटेड, शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए उससे रिलेटेड। तो ऐसे काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो इस प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और एक्टिविटीज का जो फोकस होता है वो है सोशल एंड बिहेवियरियल चेंज कम्युनिकेशन, कि लोगों का जो बिहेवियर है वो चेंज करना है, सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो चेंज करना है, राइट। तो उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है और ये जन आंदोलन गाइडलाइंस के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है। फूड और न्यूट्रिशनल क्विज भी होता है, मीम कंपटीशन भी हम लोग को देखने को मिलता है। मीम्स वगैरह नहीं बनते, फनी मीम्स वगैरह जिस प्रकार के होते हैं, ऐसे कंपटीशन भी होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं माई गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर, राइट। और यूनिक तरीके का नेशनल पार्क एक हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि क्रिएट किया गया है गुजरात के अंदर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, राइट। और यहां पर एक व्यक्ति जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन ले सकते हैं मौज मस्ती करते हुए, यानी कि कुछ ऐसा पार्क है जहां पर मौज मस्ती के थ्रू न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका एक आइडिया जो है वो इन जनरल आप लोग को होना चाहिए इससे रिलेटेड। BIPOC के बारे में बात करें, बाइपॉक, ब्लैक इंडिजीनियस एंड पीपल ऑफ कलर, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रखना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि BIPOC अभी टर्म न्यूज में था, क्या है ये, तो और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अभी देखिएगा इस अमेरिका के अंदर एक ब्लैक को मारा गया था पुलिस के द्वारा, आपको पता होगा। एक पुलिस वाले ने जो है वो एक ब्लैक व्यक्ति को जो है वो ब्लैक मैन को जो है वो मार दिया था। उसको लेकर पूरे दुनिया भर में जो है वो हम लोग को देखने को मिला कि ये इस प्रकार के मूवमेंट हुए कि अमेरिका के अंदर इस प्रकार का रेसिज्म हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है वो जो ब्लैक व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था, जिसको मारा है एक पुलिस वाले ने कुछ महीने पहले। और उसको लेकर हम लोग को देखने को मिला कि बहुत जो है वो ब्लैक से रिलेटेड या इस प्रकार के रेसिज्म से रिलेटेड जो है वो पूरे दुनिया भर में मूवमेंट हम लोग को देखने को मिले। तो उसी का ही एक हिस्सा है BIPOC, और ये एक पॉपुलर हो गया है ये काफी ज्यादा इंटरनेट पे। और ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के दौरान जो है ये पॉपुलर हुआ है। ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कि जो ब्लैक जो व्यक्ति होते हैं उनकी जिंदगी भी जो है वो मैटर करती है, क्योंकि एक ब्लैक व्यक्ति को जो है वो उसका गला दबाकर जो है वो यानी कि पैरों से गला कुचल कर जो है वो एक पुलिस वाले ने USA के अंदर उसको मार दिया था, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और BIPOC मूवमेंट जो है गाइस, इसमें टारगेट यही किया जाता है कि किसी भी प्रकार से मतलब किसी को भी ऐसे अलग मत करो, स्किन के आधार पर, स्किन कलर के आधार पर, रेस के आधार पर, हेयर के आधार पर। तो ऐसे किसी को अलग नहीं करना है, सबको जो है वो स्वीकारना है, राइट। तो इसको लेकर ये मूवमेंट आंदोलन जो है वो हम लोग को देखने को मिला है, राइट। यहां पर कहा गया कि मतलब किसी को भी जो है वो अलग नहीं करना है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में या पॉलिटिक्स में या फिर स्किन केयर में। तो हर एक इंसान जो होता है वो उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है, तो इस प्रकार से जो है वो किसी को डिस्टिंक्ट मत करो।
राइट। तो इसको लेकर ये पूरा आंदोलन हम लोग को देखने को मिला। और जैसे कि जो टर्म्स होते हैं ना, नीग्रो हो गया, अफ्रीकन अमेरिकन, माइनॉरिटी हो गए, तो ऐसे टर्म्स जो है ये ऑफेंसिव टर्म हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि अपमानजनक शब्द ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उसके विकल्प के तौर पर, इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर BIPOC जो है वो रखा गया है, ठीक है, बाइपॉक। तो इसके बारे में एक आपको आइडिया जो है वो इन जनरल होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, रेलवेज एक्ट 1989 के सेक्शन 144 क्लॉज 2 में क्या है। तो गाइस इस सेक्शन 144 क्लॉज 2 में ये चीज मेंशन है कि अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है रेलवे के परिसर में, यानी कि रेलवे स्टेशन पर या फिर रेलगाड़ियों पे, अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो उसको जो है वो सजा मिलेगी। सजा के तौर पर 1 साल तक उसको जेल हो सकती है और 2,000 रुपए तक का उसको फाइन चार्ज किया जा सकता है, उससे फाइन जो है वो वसूला जा सकता है, या फिर दोनों, 1 साल की सजा और 2,000 रुपए फाइन। अब एक गरीब व्यक्ति, कभी कभी तो मुझे लगता है कुछ कुछ कानून जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जिसका वाकई में कोई सेंस नहीं। अब यार एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, आप देखो एक व्यक्ति के पैसे नहीं है, वो भीख मांग रहा है और उसको 2,000 रुपए तक का फाइन जो है वो चुकाना सकता है। और देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि भिखारी जो होते हैं उनमें से काफी सारे भिखारियों की इनकम भी काफी अच्छी रहती है, राइट। बट फिर भी अगर वाकई में अगर कोई बंदा जो है वो भीख मांग के अगर कुछ कर रहा है तो, और उससे 2,000 रुपए अगर सरकार चार्ज करेगी तो एक कितनी गलत बात है, राइट। तो कभी कभी तो ऐसे कानून देखकर ऐसा लगता है कि यार क्यों बनाया गया ऐसे कानून, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए, राइट। मतलब कुछ भी हो सकता है, या फिर उनको जो है वो जो भीख मांग रहे इस कानून की जगह जो है उनको सरकार जो है उनको पकड़ ले और उनको काम दे दे कुछ, कि भीख मत मांगो, लो ये काम कर लो, इस प्रकार का होना चाहिए ऐसा कुछ, राइट। तो ऐसे में आप मेंस में भी ऐसा कुछ सजेशन जो है वो लिख सकते हैं कि बैगिंग जो है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है हमारी कंट्री के अंदर। तो लोगों को जो है वो जॉब्स वगैरह दी जाए, जैसे कि आजकल हम लोग नहीं देखते कि ट्रैफिक सिग्नल पर काफी सारे लोग ऐसा करते भी, पता आजकल ये अवेयरनेस भी बढ़ गई है, क्योंकि काफी सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो जो है वो जो वायरल हुए हैं, तो उसमें काफी सारे लोग जो है वो मोटिवेट होकर गरीबों के लिए काफी कुछ कर देते हैं। जैसे कि उनको जो है वो पेन का पैकेट दे दिया कि आप जो है देखिए ये पेन बेचकर आप थोड़ा कमाइए, अरे भीख मांगने की जगह। जैसे कि अपन देखते हैं कि आज की डेट में ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे काफी सारे जो बैगर्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, वो पेन वगैरह अपने साथ लेके चलते हैं, पेन देते हैं, राइट। तो वो काफी अच्छा भी लगता है और लोग बाग जो है उनसे पेन खरीद लेते हैं, और तो ये सही भी चीज है एक प्रकार की, है ना, रेदर देन भीख मांगने की जगह। तो ऐसा कुछ जो है वो सरकार को करना चाहिए। चलो इस टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो ये अभी क्या हुआ है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है उन्होंने प्रपोजल रखा है कि ये जो बैगिंग जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दो, यानी कि जो क्रिमिनल चार्ज हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो भी भीख मांगते वो पकड़ा गया रेलवे परिसर में तो उसके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल चार्ज होता है, तो जो है वो कहा गया कि इसको जो है वो हटा दिया जाए, कि कोई भी अगर भीख मांगता है तो उसको जो है वो क्रिमिनल चार्ज जो है उस पर नया लगाया जाए। बट हालांकि ऐसा कुछ मेरे ख्याल से तो नहीं होता यार, पुलिस वगैरह नहीं पकड़ती है सच, बट फिर भी कानून जो है मतलब बेफालतू है। जैसे आप देखते होंगे आज भी जो है वो बैगिंग होती है, मांगते हैं, बट उनको पकड़ा थोड़ा ना जाता है, रेयरली पकड़ा गया तो पकड़ा गया रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए। बट मेरे ख्याल से सिर्फ ये कागजी कार्रवाई, कागजी ही है ये पूरा कानून हम लोग को जो देखने को मिल रहा है। बाकी इन प्रैक्टिस जो है वैसे नहीं होता होगा, बट अगर नहीं होता है तो फिर रखा क्यों है, फिर मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और वाकई में इसको डीक्रिमिनलाइज तो कर देना चाहिए, राइट। इसकी जगह जो है वो दूसरे और कुछ चीजें जो है वो रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने भी आपको कुछ सजेशन दिए, कमेंट दिए, आप चाहे तो ये सजेशन कमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को जो है वो पहुंचा सकते हैं, राइट। तो ये चीज अब यही हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो है वो कुछ सजेशन और कमेंट जो है मांगे हैं इस चीज के ऊपर कि इसको डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है। आगे की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाटो। कल याद आ रहा है, कल के टॉपिक पे अपन ने बात करी थी कि चाइना ने जो क्वाड ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, उसको कहा है कि ये एशियन नाटो है, ये यानी कि ये 4 कंट्रीज जो है वो एशियन नाटो है, राइट। तो हम लोग नाटो के बारे में बात करेंगे। बट नाटो अभी जो टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि नाटो जो है उसने कहा कि ग्रीस और टर्की के बीच में जो अभी इशू चल रहा है, आप लोग को पता होगा, अपन ने पढ़ा भी है इस टॉपिक के बारे में, मेडिटेरेनियन रीजन पर जो टेंशन जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो नाटो ने कहा कि मैं मतलब नाटो आ जाती है यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर इस टेंशन को जो है वो खत्म करने पर काम करती है। तो नाटो इन्वॉल्व हो रही थी यहाँ पर, नाटो जो है वो सामने आई थी, इसने बोला था कि हम हस्तक्षेप करते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं, बट ग्रीस ने नाटो के हस्तक्षेप को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नाटो को यहाँ पर जो है वो उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी जो टेंशन थी इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, बट यहाँ पर इसमें एक पॉइंट यहाँ पर सामने आया है कि नाटो का रिजेक्शन एक प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स की पावर का डिक्लाइन जो है वो नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो गाइस आज की डेट में, जैसे कि अगर हम लोग ईस्ट साइड की भी अगर बात करें तो वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है प्रॉपर तरीके से। जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना लेकर आ गया और वेरियस चीजें चाइना यहाँ पर जो कर रहा है उसको लेकर यूएसए ऑलरेडी इनसिक्योर है, क्योंकि यूएसए इकलौती आज की डेट में सुपर पावर हम लोग को यूएसए देखने को मिलती है। बट कहीं ना कहीं पूरी दुनिया भर में यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो अब धीरे धीरे घटता जा रहा है, और उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने ये आ चुका है, ग्रीस ने ये रिजेक्ट कर दिया नाटो के मीडिएशन को, हस्तक्षेप को नाटो के, और ये कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यूएसए की जो पावर है मेडिटेरेनियन रीजन पर
या फिर मिडिल ईस्ट पर, वो धीरे धीरे करके जो है वो रिड्यूस हो रही है, खत्म हो रही है। राइट, इस प्रकार से भी आप अपने आंसर को जो है वो मेंशन कर सकते हैं, अगर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर जो है वो जीएस पेपर 2 में आते हैं। राइट, तो ये आप चाहें तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है ये वाला पॉइंट, इसको जरूर नोट कीजिएगा। और बाकी जो टर्की और ग्रीस के बीच में क्या इशू है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, 24 अगस्त को मैं ये लेक्चर आप लोग को कवर करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया, रिवाइज जरूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको, आपके पास अगर इसकी पीडीएफ मिलती है, अगर आप मंथली पैकेज आपने अगर लिया हुआ है, तो आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो पे आप चले जाएंगे तुरंत। और जिन बच्चों के पास नहीं है, आप क्या कीजिए, यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है वहां पर लिखिएगा 24 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा, जो सबसे पहले वीडियो आएगा वो यही वाला आएगा। इस वीडियो के 20 मिनट 28 सेकंड पे आप जाएंगे तो ये टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या टेंशन चल रही है, यहाँ पर क्या इशू हम लोग को मेडिटेरेनियन रीजन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये पूरी चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कवर जो है वो कर चुकी है, यहाँ पर एज एन थ्योरी पे जो है बस लिखी हुई है आप लोगों के लिए। बाकी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर अच्छे से आपकी हो जाएगी। नाटो के बारे में चर्चा करें, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाम से पहले आपको समझना है नॉर्थ एटलांटिक की बात हो रही है। जो नॉर्थ एटलांटिक जो क्षेत्र है, जो अटलांटिक ओशन हम लोग को नॉर्थ एटलांटिक ओशन जो देखने को मिलता है, उस क्षेत्र की जो कंट्रीज हैं, तो वो इस ट्रीटी की मेंबर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। राइट, यानी कि इनिशियली वही कंट्री जो है वो इस ट्रीटी की मेंबर कंट्रीज थी। हालांकि नाटो ने जो है वो ओपन कर दिया है कि यूरोप की कोई भी कंट्री जो है वो नाटो की सदस्य जो है वो बन सकती है। वैसे तो इसकी सदस्य यूएसए और कनाडा है, मेनली यूएसए जो है वो इसके पीछे हम लोग को देखने को मिलती है। इसलिए तो हमने बात करी थी कि ग्रीस ने इसको जो रिजेक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यूएसए का इन्फ्लुएंस भी यहां पर मेडिटेरेनियन क्षेत्र पर जो है वो घट गया है, कम हो गया है। राइट, तो नाटो की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, ये स्टैब्लिश की गई थी वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत। ये 4 अप्रैल 1949 को साइन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल बेल्जियम में हम लोग को देखने को मिलता है, और अलाइड कमांड ऑपरेशन का इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्स बेल्जियम में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि बेल्जियम में ही इसके हेडक्वार्टर है। इन जनरल बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अलग अलग टाइप से नहीं पूछी जाती, सिंपल हेडक्वार्टर पूछा जाता है, वो बेल्जियम आपको पता होना चाहिए। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये कलेक्टिव डिफेंस का एक सिस्टम है। ये है क्या, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। जो भी कंट्री नाटो की मेंबर कंट्री है, ठीक है, जैसे कि नाटो की मेंबर कंट्री ग्रीस हम लोग को देखने को मिल रही है, अगर ग्रीस का विवाद किसी और दूसरी कंट्री के साथ है, तो नाटो की जितनी भी कंट्री है वो सबकी सब आ जाएंगी और सामने ग्रीस को जो है वो धो देंगी। यानी कि ये गैंग है एक प्रकार का, आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा गैंग है कि इस गैंग जो है उसकी अगर दुश्मनी किसी और के साथ होती है, तो ये सबके सब इकट्ठा होकर सामने वाले के ऊपर दावा बोल देते हैं, यानी कि हावी हो जाते हैं सामने वाले के ऊपर। राइट, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मिलिट्री डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम, ये एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है। और जहां पर इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट जो होते हैं वो एग्री होते हैं म्यूचुअल डिफेंस के लिए, यानी कि सभी लोग जो है वो मिलकर काम करेंगे। और किसी एक्सटर्नल पार्टी, यानी कि इस नाटो के सदस्य के अलावा अगर कोई अटैक करता है नाटो के किसी भी सदस्य पे, तो सबके सब जो है वो एक साथ जाकर सामने वाले की बैंड बजाते हैं। तो ये वाला है इस प्रकार से ये चीज, जिसको आपको ऐसे इस तरीके से ही समझना है। और ऐसे ही इजी तरीके से जब आप चीजों को समझते हैं, तब लॉन्ग टर्म तक आपको पूरी चीज अच्छे से याद रहती है। राइट, और नाटो जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ था तब उसमें सिर्फ 12 ही कंट्रीज थी। आज की डेट में इसमें टोटल 30 कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। नॉर्थ मैसेडोनिया ने अभी रिसेंटली नाटो को 27 मार्च 2020 को ज्वाइन किया है। और नाटो की मेंबरशिप जो है वो सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो है वो ओपन है। कोई भी यूरोपियन कंट्री जो है वो नाटो की मेंबरशिप ले सकती है। मेन फोकस क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक एरिया पर सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, राइट, नॉर्थ अटलांटिक रीजन पर। हालांकि ये मेन फोकस तो इनका ये है, बट कोई भी कंट्री, यानी कि पूरे दुनिया भर में कोई भी कंट्री नाटो की मेंबर कंट्री के साथ अगर उलझती है, तो वो सबकी सब कंट्री जो है वो इकट्ठा सामने वाले के ऊपर जो है वो दावा बोल देती है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पॉलिटिकल इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि नाटो प्रमोट करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। ये तो सिर्फ नाम के तौर पर है, डेमोक्रेटिक वैल्यू को ये प्रमोट करती है। इनका कहना यह है कि पहले बातचीत करो, और बातचीत अगर से बात जो है वो बनती नहीं। जैसे कि नाटो की कोई मेंबर कंट्री है, उसकी दूसरी कंट्री के साथ कोई बहस हो रही है, तो कहा है कि पहले बातचीत से आप मामले को सुलझाओ, और अगर बातचीत से मामला सुलझता नहीं तो हम सबके सब जो है वो आकर अटैक कर देंगे। और लिटरली यही है, यही चीज एज इट इज यहां पर लिखी है कि पहले जो है वो कंसल्ट करो, कॉपरेट करो, और कॉपरेट से अगर काम नहीं बनता है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाएगी वो डंडे के थ्रू की जाएगी, यानी कि मिलिट्री के थ्रू की जाएगी। तो यही चीज लिखी है कि पहले पीसफुली जो है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर मिलिट्री पावर को सामने लाया जाता है, अगर पीसफुली जो है वो मुद्दा सॉल्व नहीं होता है, सॉर्ट आउट नहीं होता है तो। और ये पूरी की पूरी चीज आर्टिकल 5 जो वॉशिंगटन ट्रीटी का है, या फिर यूनाइटेड नेशन मैंडेट का के अंडर जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें ये पूरी चीज जो है वो मेंशन जो है वो रखी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में बस ये जो चीज मैंने आपको बताई उसका सिंपल बस आपको आइडिया होना चाहिए। और हाँ, एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं लास्ट में, कम होमवर्क है आज, एक ही होमवर्क है लास्ट में आज। एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, नाटो के जितने भी सदस्य हैं उसका आंसर लिखकर मत बताओ, क्योंकि 30 सदस्य, 30 क्यों लिखोगे आप,
फालतू में टाइम वेस्ट लगेगा। नाटो के सदस्य को देखो आप और सदस्यों को मैप में लोकेट करो कि नाटो के कितने सदस्य हैं टोटल, सबके एक बार नाम पढ़ लेना नाटो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पढ़ने की आदत डाला करो, इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो है वो एग्जैक्ट जो करेक्ट जो डाटा है, करेक्ट जो डिटेल है वो आपको मिलेगी। अब इस न्यूज में बात हो रही है जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन या फिर रिक्यूसल की यहां पर बात हो रही है। तो ये है क्या, मैं आपको इजी तरीके से पूरी चीज समझाता हूं। सिंपल, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए रिक्यूजल के बारे में, सिंपल। तो देखो बहुत इजी सी चीज है, बट ये आई क्यों अभी न्यूज में उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो पंजाब के फॉर्मर डीजीपी हम लोग को देखने को मिलते हैं सुमेध सिंह सैनी। हुआ क्या था, इनका इन्वॉल्वमेंट बताया गया था कि 1991 के एक मर्डर केस में हम लोग को देखने को मिला था, और इन्होंने एक व्यक्ति को जो है वो डिसअपियर कर दिया था, यानी कि एक व्यक्ति को उठाया, उसको गायब कर दिया। यानी कि वो व्यक्ति जो है उसको उठाकर गायब करने का मतलब आप समझते हैं गाइस कि जो पावरफुल जो लोग होते हैं, जैसे कि कल को जब आप पावरफुल बनेंगे तो इतनी सारी पावर्स होती, कई सारे लोग जो है वो इस पावर का गलत उपयोग कर देते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस डीजीपी ने क्या किया, एक व्यक्ति को जो है वो अगवा किया, किडनैप किया, किडनैप करके उसको मार के गड़ा दिया, राइट। तो ये चीज हुई, यानी कि वो व्यक्ति को गायब कर दिया। और इसके खिलाफ जो है वो ये डीजीपी के खिलाफ, फॉर्मर डीजीपी के खिलाफ, पंजाब के फॉर्मर डीजीपी के खिलाफ काफी सारे ऐसे मामले आए कि ये लोगों को जो है वो टॉर्चर किया करता था, और इस प्रकार की चीजें जब सामने उठकर आई तो जब केस इसके ऊपर लगा तो इसने जो है वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करी, बट इसकी अभी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो खारिज हो गई और ये जो है वो आज की डेट में फरार है, यानी कि भाग गया ये, राइट। बट हम लोग को जो टॉपिक जो देखने को मिला है वो रिक्यूसल का देखने को मिला। ये तो मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि मुद्दा क्या था, बट रिक्यूसल क्या होता है, जब एक जज किसी केस को लेने से मना कर दे, यानी कि एक जज जब बोल दे कि नहीं यार मैं इस केस को जो है वो सुन नहीं सकता, और इस केस को किसी और दूसरे जज को जो है वो रेफर कर दे, यानी कि अपने काम से जो है वो हट जाए अगर कोई जज, यानी कि अपने अपने कार्य जो है, यानी कि जज का कार्य क्या होता है, केस को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, और अगर एक जज अपना कार्य कर नहीं रहा है और उस कार्य से जो वो अगर हट रहा है, राइट, तो उस चीज को जो है वो रिक्यूजल कहा जाता है या जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन कहा जाता है। सिंपल सी बस ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सी चीज कि अगर कोई भी ऑफिशियल एक्शन लेने से या लीगली प्रोसीडिंग करने से अगर जज जो है वो अगर हट जाते हैं, पार्टिसिपेट करने से जो है वो मना कर देते हैं, तो उसको जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, जिसको रिक्यूजल कहते हैं, वो हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें ग्राउंड क्या होता है, अगर जज को लगता है कि जज बायस्ड हो सकते हैं, जैसे कि अगर जज का कोई परिवार वाला है, राइट, तो हम लोग को देखने को मिलता है रिलेशनशिप वाला है अगर जज का कोई व्यक्ति, तो जज क्या बोल सकते हैं कि अरे यार ये मेरे रिलेशनशिप वाला है, इसमें अगर मैं जो जजमेंट जो दूंगा या दूंगी, अगर जज अगर ऐसा बोलते हैं तो वो जो होगा वो पक्षपात हो जाएगा एक प्रकार का, यानी कि वो सही नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि आप अगर एक ऑफिसर की पोस्ट में, मुझे पता है कि आप ऐसा करेंगे नहीं, बट मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर ऑफिसर की पोस्ट में है, एक जो है यहां पर एक व्यक्ति है जो कि इसके सामने आया है, ये उसका क्लासमेट है और बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स है, राइट। तो इसने कोई बड़ा घोटाला कर दिया और इस तरफ विक्टिम है, यानी कि इसका घोटाला किया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि विक्टिम जो है उसको जो है वो न्याय ना मिले, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है, कई बार ऑफिशियल जो होते हैं वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहां पर जुडिशरी के अंदर अगर जज को अगर ऐसा लगे कि हाँ यार ये वो केस जो है वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो जब उस केस से हटते हैं, बाहर निकलते हैं उस केस से, तो उसको ये रिक्यूसल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में बस आपको पता होना चाहिए। तो इसके ग्राउंड पे काफी सारे हो सकते हैं कि जैसे जज को उस केस के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, रिलेशनशिप है उस केस के पार्टी के साथ, यानी कि कोई भी दो केस में दो लोग जो है, तो उनमें से किसी एक के साथ जो है वो उसका रिलेशन है अच्छा, राइट। तो उस बीच अगर जज जब हटते हैं केस से, केस लेने से जब इनकार करते हैं, तो उसको रिक्यूसल की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है, उसको रिक्यूसल कहा जाता है। और इसकी एज सच कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जब अपना ओथ लेते हैं ऑफिस का, तो उस समय या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जब ओथ ली जाती है, तो उसमें यही चीज कहा जाता है कि जज जो है वो बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी अफेक्शन के या बिना किसी इल विल के, राइट, तो वो जो है वो अपनी ड्यूटीज को बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, निभाएंगे, राइट। बट कभी कभार हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो उस मामलों में जज जो है वो अपनी ड्यूटी से जो है वो पीछे हट जाते हैं। तो ये वाली चीजें, बस इसमें ज्यादा आपको और कुछ डिटेल में जानने की जो है वो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये अभी के लिए टॉपिक नहीं। जो चीज मैंने आपको बताई सिर्फ इतनी ही चीज बस आपको याद रखनी है कि रिक्यूजल क्या होता है, क्योंकि मेनली जो पूछा जाएगा ये टर्म के बारे में पूछा जाएगा, और टर्म जो है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, सिर्फ उतना कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर रहना चाहिए। और आज की डेट में क्या आवश्यकता है इस प्रकार की, क्योंकि देखो अभी इससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन नहीं है, तो और कोई रूल्स वगैरह हम लोग को नहीं देखने को मिलते, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लाई जाए, प्रॉपर रूल्स लाए जाए, प्रॉपर फ्रेमवर्क इसका हम लोग को देखने को मिले रिक्यूजल का। और जज अगर ऐसा अगर डिसीजन लेते हैं, यानी कि किसी केस से जब बाहर हटते हैं, निकलते हैं, तब उस समय उनको इस चीज के बारे में लिखित में जो है वो सूचित करना चाहिए, यानी कि अपने डिसीजन को जो है वो लिखित में मेंशन करना चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3
अर्ली माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाईज की यहां पर बात हो रही है, तितलियों के अर्ली माइग्रेशन की बात हो रही है। यहां पर आपको क्या जानना है, क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए गाइस, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ये दो चीज पहले आपको पता होनी चाहिए। तो हर साल जो तितलियां हैं, जो हिल रेंज हम लोग को ईस्टर्न घाट की देखने को मिलती है, ये ईस्टर्न घाट की जो हिल रेंज है, वहां से हर साल तितलियां जो है वो वेस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं, राइट। और अभी जो ऑब्जर्व किया गया है कि जल्दी जो है वो तितलियां जो है वो वेस्टर्न घाट की तरफ जो है वो चली गई हैं। तो ये चीज यहां पर रिकॉर्ड किया गया, यहां पर देखने को मिला। और बटरफ्लाई एग्जैक्टली क्यों जाती है, तो बताया जाता है कि बटरफ्लाई साउथ वेस्ट मानसून सीजन के दौरान ईस्टर्न एरिया जो है हमारे साउथ इंडिया का, तो वहां पर जो है ये मतलब बच्चों को पैदा करने के लिए, ब्रीडिंग पर्पस के लिए जो है वो वहां पर जाती हैं। और ब्रीडिंग के बाद जो है वो उनके बच्चे जो है वो वापस अक्टूबर नवंबर पर वेस्टर्न घाट पर आ जाते हैं। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट पे तितलियां जाती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, साउथ वेस्ट मानसून के सीजन के दौरान, और उसमें जो है वो थोड़े समय के बाद जो है वो अक्टूबर नवंबर जब आता है, तब उनके बच्चे जो है वो वापस वेस्टर्न घाट पे आ जाते हैं उनके साथ। तो ये मूवमेंट हम लोग को ये तितलियों का जो है वो देखने को मिलता है। प्री मानसून माइग्रेशन जो होता है अप्रैल से जून का होता है, ये देखो आप, प्री मानसून वेस्टर्न घाट से जो है वो यहाँ पे जा रही है तितलियां। उसके बाद पोस्ट मानसून के बाद अक्टूबर नवंबर में ये वापस यहाँ पर आ जाती है ब्रीडिंग करने के बाद। तो ये इनका मूवमेंट इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये मूवमेंट आप लोग को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि साल के शुरुआती में वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट जाती हैं, फिर एंड के समय पे अक्टूबर नवंबर पे तो ये वापस जो है वो वेस्टर्न घाट पे आ जाती है। तो इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चीज है। और ईस्टर्न घाट की अगर हम लोग बात करें तो ईस्टर्न घाट पे कौन सी हिल्स है, यरकॉर्ड हिल, और जिसको शेवरॉय हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, पचमलाई हिल्स, कोली हिल्स और कलवरियान हिल्स, राइट। तो ये हिल के नाम कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि ये हिल कहां पर लोकेटेड है। तो मैं आपको इसका मैप भी दिखाता हूं, लोकेशन देखो, आप देखो ये शेवरॉय हिल्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर, राइट। यहां पर आप देखो ये पचमलाई हिल्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर कलरैन हिल्स आपको यहां पर देखने को मिल रही है, और ये कोली हिल्स यहां पर लोकेटेड है। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, हिल्स की। तो ये ईस्टर्न घाट्स की हिल्स है, यहां पर जो है वो ये तितलियां जाती हैं और जाकर यहां पर ब्रीडिंग वगैरह करती हैं, राइट। तो ये वाली जो प्लेस है वो माइग्रेटिंग प्लेस हम लोग को स्पीसीज की देखने को मिलती है। और आज की डेट में जल्दी जो है वो ये पूरी तितलियां जो है वो उस जगह पर चली गई हैं, ये चीज जो है वो रिपोर्ट के थ्रू पता लगी है। जल्दी इसलिए गई है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है, रेनफॉल का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और हम लोग को सनी डेज जो है, यानी कि धूप का जो सीजन हम लोग को देखने को मिलता है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और इसके अलावा पॉपुलेशन भी जो है वो भी बटरफ्लाईज की काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई है। तो ये कुछ वजह है यहाँ पर बताई गई है। इसमें मेन चीज आपको याद रखनी है क्लाइमेट चेंज के चलते तितलियां जो है वो थोड़ा जल्दी जो है वो चली गई हैं ईस्टर्न घाट्स की तरफ। और 4 स्पीसीज हम लोग को तितलियों की देखने को मिलती है, मिल्क वीड तितलियों की, मिल्क वीड बटरफ्लाई की, और ये डैनी फैमिली से जो है वो सब फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसमें जो तितलियां इन्वॉल्व है वो डार्क ब्लू टाइगर है, ब्लू टाइगर, कॉमन क्रो, डबल ब्रांडेड, जिनको कॉमनली टाइगर्स या फिर क्रो के नाम से जाना जाता है, राइट। तितलियों के नाम है ये। और फंस नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी ने शुरू किया है एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट 2018 में। इसमें ये स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से तितलियां जो है वो, मिल्क वीट तितलियां स्पेशली साउथ इंडिया के अंदर, किस प्रकार से ये जो है वो माइग्रेट करती हैं, और भी काफी कुछ डिटेल में जो है वो स्टडी की जा रही है इनके माइग्रेशन के ऊपर। तो इसके बारे में भी एक आइडिया आप लोग को इन जनरल होना चाहिए। हालांकि ये तितलियों वगैरह से रिलेटेड जो है वो इन सिंपल सी चीज आपको इनके 2-1 नाम जो है पता होना चाहिए, स्पेशली मिल्क वीट बटरफ्लाई। कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि मिल्क वीट क्या है, तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए, और स्पेशली इनकी ये लोकेशन की, ये हिल्स वगैरह की लोकेशन, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। बटरफ्लाइज की बात करेगा तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनेशन के लिए लगी है, स्पेशली मेंस में भी उपयोग करने के लिए, कि कहीं पर भी आप, और इवन जनरल नॉलेज के लिए भी, कहीं पर भी अगर आप तितलियां देखो कि तितलियां बहुत ज्यादा मात्रा में हैं, तो आप ये समझना उस क्षेत्र का जो बायोडायवर्सिटी है वो काफी अच्छा है। तो जहां पर, जिस जगह पर बायोडायवर्सिटी काफी अच्छा होगा, उस जगह पर तितलियां आपको ज्यादा मात्रा में नजर आएंगी। तो ये चीज जो है आप अपने मेंस में अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि अपने आंसर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, यानी कि अच्छा बनाने के लिए, राइट। एक रिच कंटेंट के तौर पर इसको आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जानते हैं बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है पेपर 3 में, राइट। तो उसको तो आपको मेंशन करना ही करना है। तो आप ये वाला लाइन भी जरूर मेंशन करिएगा आंसर की रिक्वायरमेंट, यानी कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आंसर लिखेंगे, तो उसमें ये पॉइंट जो है आपका डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये रिकॉर्ड करके रख लो कहीं पे। बटरफ्लाईज की बात करें, बटरफ्लाई जो है वो एक इंसेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, लिपिडोपेट्रा, और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें मॉथ्स वगैरह भी इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। अडल्ट बटरफ्लाई की बात करें तो अडल्ट बटरफ्लाई काफी बड़ी हम लोग को यहां पर नजर आती है,
और इनके जो जो पंख है उसके कलर भी हम लोग को काफी ज्यादा ब्राइट देखने को मिलते हैं, राइट। और बहुत तेज ये फटफड़ाती है, यानी कि इसकी जो उड़ान जो भरती है ये काफी तेज, यानी कि फटफट करके आवाज आती है। आपने देखा भी हो तितली आसपास जब निकलती है तो उसमें बहुत तेजी से जो है ये तितली चलती है इस प्रकार से, राइट, उड़ती है, मतलब आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये बस बेसिक डिटेल्स है जिसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे SFF के बारे में, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। तो ये एक अपडेट है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का। इस फोर्स के बारे में काफी डिटेल में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 5 सितंबर के लेक्चर में। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा आपको क्या करना है, 5 सितंबर के लेक्चर को यानी कि यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिएगा 5 सितंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा कमलाक्ष झा। जो भी सबसे पहला लेक्चर आएगा वो यही वाला आएगा। इस लेक्चर के 1 घंटे 1 मिनट 11 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये PDF आती है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपके पास जो है वो लेक्चर खुल जाएगा आपका, ठीक है। और क्योंकि मेरा फोकस अब से यही है कि आपको यानी कि जो भी मंथली पैकेज लेते हैं उनको काफी इजी जो है वो तरीके से जो है वो पूरी चीज को ऑपरेट कर ले, यानी कि उनको बार बार जो है वो किसी कंटेंट को सर्च करने में प्रॉब्लम ना आए। कई बार स्टूडेंट्स को होती है, काफी बार प्रॉब्लम हो जाती है कंटेंट को सर्च करने में। इसलिए तो मैं पूरी चीज ऐसी बनाता हूं कि पूरे इंडेक्स वगैरह भी आपको लेक्चर के नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप डिस्क्रिप्शन पर देखेंगे पूरे डिटेल लिखी हुई है कि किस टाइमिंग पे जो है वो कौन सा टॉपिक आएगा। तो ये स्टूडेंट्स की ईज के लिए है बेसिकली। और बाकी आपने अगस्त की मैगजीन में देख ही लिया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको अगस्त की मैगजीन प्रोवाइड कराई। जिन बच्चों ने मंथली पैकेज नहीं लिया है तो वो आप देख सकते हैं गाइस कि आपको मतलब अभी 1-2 दिन पहले मैंने कल के दिन ही जो है वो सुबह के दिन वीडियो आया था आपके पास, तो उसमें आप देखिएगा पूरी चीज जो है वो डिटेल में मेंशन्ड है। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप देख लीजिएगा जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 का एक वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी मैगजीन कैसी आती है उसका डेमो भी आपको मिल जाएगा। तो ये अपडेट है। इसका अपडेट के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के मेजर ऑपरेशंस कौन से हैं। तो ऑपरेशन ईगल 1971 का जब युद्ध हम लोग को पाकिस्तान के साथ देखने को मिला था तो उस दौरान ये ऑपरेशन ईगल था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ये जो जैसे ऑपरेशन ईगल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो पाकिस्तान वॉर से एसोसिएटेड। तो ये करेक्ट मतलब जो मैच द करेक्ट पेयर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना तो इस प्रकार के बनते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये पहले पूछा जा चुका है, राइट। तो ये अमृतसर में हम लोग को गोल्डन टेम्पल के अंदर हम लोग को देखने को मिला था 1984 में। ऑपरेशन मेघदूत ये भी पूछा गया पहले, राइट। तो सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर करने के लिए 1984 में ही हम लोग को देखने को मिला था। ऑपरेशन विजय ये भी आया है पहले। तो ये तीनों चीज तो ऑलरेडी पहले सिविल सर्विसेज पूछ चुकी है। ऑपरेशन ईगल भी शायद किसी स्टेट सिविल सर्विसेज से पूछा ही होगा, बट ये तीनों चीज तो 100% मुझे ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो ये पाकिस्तान ये कारगिल जो हम लोग को 1999 में वॉर देखने को मिला था पाकिस्तान के साथ, तो उस समय ऑपरेशन विजय जो है वो हम लोग को देखने को मिला था। तो इन सभी ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो थी उसने ऑपरेट किया था, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। एंड गाइस बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स हैं और आज का जो होमवर्क है वो एक ही होमवर्क है, अद्वैत वेदांता के बारे में आपको पढ़ना है। ये जीएस पेपर 1 में आपके लिए काम करेगा, अद्वैत वेदांता, राइट। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ की अगर बात करेगा इस तो आप मंथली पैकेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। काफी अफोर्डेबल रेट में है, मात्र 100 रुपीज पर मंथ में आपको काफी सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है मंथली पैकेज के अंदर। और मंथली पैकेज में क्या क्या चीजें आपको मिलती है मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट इसमें आपको पूरा का पूरा नोट्स स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। वो आपकी सुविधा के लिए होता है, जिससे कि आप जानते हो ऑलरेडी कि करंट अफेयर्स के अंदर आपको रेगुलर बेसिस पर जो है वो कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो मिलता है डेली बेसिस पर। अगर आप डेली लेक्चर देखोगे, कंटेंट अगर रिकॉर्ड करोगे, नोट डाउन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बहुत टाइम यहां पर वेस्ट हो जाएगा। बट गाइस आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिस्टमैटिक नोट्स यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको सिंपली मंथली पैकेज को परचेज करना है और उसके बाद आपकी नोट्स की पूरी जो प्रॉब्लम है वो यहां पर आपको सॉल्व करवा दी जाती है। यानी कि पूरा का पूरा रेडी टू रीड आपको नोट्स मिलेंगे। और देखिए काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोग जो है वो हैंड रिटन प्रैक्टिस जो है वो करना चाहते हैं। तो गाइज आप हैंड रिटन प्रैक्टिस नोट मेकिंग पे मत करो, आप हैंड रिटन प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो मैं आपको जनरल स्टडीज के जो ये टॉपिक देता हूं, ये होमवर्क इसलिए देता हूं कि आप इस होमवर्क की हैंड रिटन प्रैक्टिस करें, राइट। और फिर कमेंट बॉक्स पे लिख दें सर होमवर्क डन, तो मुझे पता लग जाता है कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो हैंड रिटन प्रैक्टिस आप उस चीज की करो जो चीज आपके लिए काम की है। जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करो, कोई क्वेश्चन है जनरल स्टडीज का उसकी प्रैक्टिस करो, तो वो आपके लिए प्रोडक्टिविटी होगी, राइट। बट अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की मतलब प्रैक्टिस करोगे हैंड रिटन, आपको वो तो देखो आपके लिए, आपको करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं। वॉलंटरी अगर आपको ये मंथली पैकेज परचेज करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें मैं आपको काफी सारी ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता हूं जिसमें स्टूडेंट्स को 100% बेनिफिट मिलता है। और ऑलरेडी अपना 1 महीने का कोर्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यानी कि मंथली पैकेज में अगस्त मंथ में भी मंथली पैकेज चलाया गया था और मंथली पैकेज के स्टूडेंट्स का फीडबैक काफी अच्छा रहा है। और मैंने आपको हमेशा कहा कि मेरा फोकस
किस चीज के लिए रहता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो सब कुछ जो है वो फैसिलिटी काफी आसानी से मिलनी चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो प्रिपरेशन के दौरान नहीं आनी चाहिए। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है मैं आपको बताता हूं। डेली लेक्चर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। डेली लेक्चर्स की जो आप लेक्चर देखते हैं तो उसमें काम यह होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने का काम करें, जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो समझिए बस, और अपना फिर उसके बाद लेक्चर खत्म करने के बाद जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़िए और अपना जो भी रिवीजन करना है रिवीजन करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स को आपको छूने की आवश्यकता नहीं। फिर आप क्या करेंगे, खाना खाने के बाद रात में जो आपको पीडीएफ मिलती है उस पीडीएफ को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपका ये डेली रिवीजन होता है, डेली बेसिस पर ये प्रैक्टिस चलती है और इसी प्रकार से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और संडे के दिन क्या होता है, करंट अफेयर्स जो हम लोग कवर करते हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करते हैं, उसकी पीडीएफ भी यहां पर आपको मिलती है। और उसी दिन संडे के दिन ही जो है वो आपको वीकली रिवीजन के लिए एक सिंगल लेक्चर की पीडीएफ दी जाती है, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जहां पर पुराने जितने भी लेक्चर्स हम अपन ने कवर किए हुए हैं उसका एक कंपाइलेशन होता है, यानी कि एक पीडीएफ के अंदर पूरे नोट्स जो होते हैं वो यहां पर अवेलेबल होते हैं। ये इसलिए होते हैं जैसे कि आप वीकली रिवीजन करो, राइट, यानी कि आपका जो रिवीजन हो गया अभी तक 2 बार कर लिया आपने, एक टॉपिक को 2 बार पढ़ लिया। ऐसा ही मंथली रिवीजन आपका होता है तीसरी बार, जब मैं आपको मंथली पीडीएफ इसी प्रकार की कंपाइलेशन फॉर्मेट में देता हूं, यानी कि एक सिंगल पीडीएफ जो कि जिसमें पूरे मंथ की न्यूज होती है। तो आपने क्या कर लिया, 3 बार रिवाइज कर लिया। और अगर आप एक सिंगल टॉपिक को 3 बार पढ़ लेते हो तो आपको ये टॉपिक जो है वो एग्जाम हॉल में आप भूलोगे नहीं, मेमोराइज हो जाएगा, आपके दिमाग में ये टॉपिक बैठ जाएगा। और मंथली पैकेज लेने से पहले आपको प्रॉमिस करना होता है कि जिस प्रकार से आपको नोट्स मिल रहे होते हैं उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, तभी आप मंथली पैकेज लीजिएगा, वरना मंथली पैकेज लेने का कोई फायदा ही नहीं है। और इतना ही नहीं, फिर आपको एक मैगजीन भी इसी पैकेज के अंदर मिलती है, प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन, जो कि अगस्त की रिलीज हो गई है। अगर आपको ये मैगजीन को देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक वीडियो है जुलाई 2020 से लेकर जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 की मैगजीन का वीडियो है। और ये वाली फाइल भी जो है वो आपको 300 रुपए की मिल जाएगी पूरी की पूरी, यानी कि 6-7 महीने की पूरी जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो मात्र 300 रुपए मिलेगा। और डेली बेसिस पर मात्र 100 रुपीज में ये पूरा पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये मिनिमम उन स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ईमानदारी से आपको जो भी ठीक लगे मेरी मेहनत को देखते हुए वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर के रेट से भी कम में ये आपको रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए जिससे कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप अपना समय जो है वो बचाकर प्रोडक्टिविटी पर जो है वो समय लगाओ और इस एग्जाम को जो है वो क्लियर करो, क्योंकि मेन फोकस एग्जाम क्लियर करने को लेकर है। और आज शायद मैंने ज्यादा बोल दिया इस चीज के बारे में, सॉरी यार, कभी कभी जो है बोलना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी सारी चीजें मैं लगातार देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स जैसे कल ही मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया कि सर क्या ये अगस्त मंथली पैकेज में क्या ये चीज नहीं मिलेगी, क्या ये अलग से लेनी पड़ेगी क्या प्रिंट फ्रेंडली मैगजीन? नहीं यार, आपको सबकी सब जो है वो सब दी जा रही है। अब बस आपको अपना फोल्डर अच्छे से देखना है, जो आपको लिंक दी जाती है उस लिंक के अंदर जो आपको फोल्डर्स दिखाई देते हैं उस फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो पूरी चीज जो है वो आपको नजर आएगी सामने आंखों के, राइट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब फिर बस इतना ही, अब मैं कंक्लूड करता हूं। करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। इसी नाम से टेलीग्राम का भी एक चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।